कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में चीन की चिंता गहराने के डर से क्रूड हो या बेस मेटल्स चारों ओर तेज गिरावट आई है। घरेलू बाजार में क्रूड 1.5% फिसल गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये 6.5 साल के निचले स्तर पर है। खास करके ब्रेंट क्रूड भी अब 2009 के स्तर पर आ गया है। वहीं कॉपर समेत सभी मेटल्स में तेज गिरावट आई है। दुनिया का करीब 40% कॉपर की खपत चीन में होती है और ऐसे में चीन में दिक्कतें बढ़ने से बेस मेटल्स पर भी मार पड़ रही है। यहां गौर करने वाली बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने को भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिला है। घरेलू बाजार में ये सिर्फ कमजोर रुपए के सहारे ही बढ़त दिखा रहा है। वहीं चांदी में गिरावट का रुख है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के निचले स्तर पर है। हालांकि इस कमजोरी के बावजूद खाने के तेलों में गिरावट हावी है। क्रूड पाम तेल का दाम करीब 2.5% लुढ़क गया है, जबकि सोया तेल में भी करीब 1% नीचे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में मचे इस कोहराम में आज आपको क्या करना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर और निर्मल बंग कमोडिटीज के रिसर्च हेड कुणाल शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम कच्चे तेल की, जहां पर देख रहे हैं कि गिरावट का ही रुझान लगातार जारी है। पिछले हफ्ते तक सिर्फ WTI क्रूड 6.5 साल के लो पर था, लेकिन अब हम देख सकते हैं ब्रेंट भी 2009 के लेवल पर पहुंच गया है। नवीन, सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, किस तरह का आउटलुक अब आपको दिखाई दे रहा है? अहम स्तरों के नीचे हम देख रहे हैं कच्चा तेल अब फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता, थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने सारे फंडामेंटल कारण बताए क्रूड और कमोडिटी मार्केट्स के लिए, वो सब बिल्कुल सही हैं। अभी तक हमने देखा पिछले 1-1.5 साल के अंदर कि क्रूड में काफी वॉलिटिलिटी थी। वी हैव सीन लेवल्स ऑफ अराउंड $40 टचिंग इन द लास्ट 1 ईयर, एंड वी आर सीइंग WTI कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी भी तकरीबन $40 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड भी तकरीबन $45-46 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो 1.5 साल से गिरावट या मंदी का रुख है क्रूड के मार्केट में, was largely basis the lack of demand and ample supplies. Today what we are seeing is predominantly a factor of currency, and at the same time China factor is very much important. Means अगर आप अब देखें, China is second largest consumer of crude oil, और अगर चाइना की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है जो हम पिछले 1 महीने और 10 दिन से या ऐसे ही आसपास से देख रहे हैं, उसकी वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, जो कि दबाव डाल रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। ओवरऑल मार्केट्स would remain negative, we feel, although there would be some kind of a knee-jerk reaction on the positive side for the markets. Lower level पे buying आ सकती है थोड़ी सी, पर overall the trend remains bearish. मंदी का रुख जारी रहेगा क्रूड ऑयल के लिए, और अगर किसी को इंट्राडे में ट्रेड भी करना है तो डेफिनेटली सेल करके चलना चाहिए। क्रूड के भाव जो हैं तकरीबन 6.5 साल के नीचे के स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा मानना यह है कि इंट्राडे के अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन WTI का अराउंड $39 के आसपास है, और रेजिस्टेंस जो है वो $40 के आसपास है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो जो भाव है तकरीबन 2650 के आसपास के भाव हैं। 2670 के लेवल पे सेल करा जा सकता है MCX कॉन्ट्रैक्ट। जो टारगेट है नीचे का वो तकरीबन 2580 का देखा जा सकता है इंट्राडे में, एंड द स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड कैन बी मेंटेन्ड एट अराउंड 2730. I must say that the currency factor is important because of the rupee depreciation. The market may hold a little around the current levels, but I think overall trend remains bearish for crude oil. ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, लिहाजा बिकवाली की रणनीति इंट्राडे के लिहाज से दी जा रही है। एंजल कमोडिटीज की तरफ से 2580 होगा आपका टारगेट, जहां पे आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। कुणाल, करेंसी प्ले, चाइना फैक्टर, और साथ ही आपको अगर मैं बताना चाहूं कि कई एजेंसीज ने क्रूड को $35 या इनफैक्ट $32 तक भी गिरने का अनुमान जताया है। आपका भी यही मानना है कि ये बेरिश मोमेंटम जो हम देख रहे हैं क्रूड में, ये आगे और बढ़ेगा? कितना गहराएगा आपके मुताबिक? वेल, द प्रॉब्लम इज इतना तेज गिरावट होने के बावजूद हम कोई तेजी का ट्रिगर नहीं देख रहे कि मार्केट में कोई ट्रिगर आ जाए कि जिससे कोई एग्रेसिव प्रोडक्शन कट देखे कोई भी मिडल ईस्ट कंट्री में या फिर एनीवेयर एल्स। दैट इज द ट्रिगर इज नॉट कमिंग। एक या 2 दिन के लिहाज से आप डेफिनेटली क्रूड में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और 2600, 2590 तक के स्तर आप देख सकते हैं। बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसा है कि यू विल सी इमरजेंसी ओपेक मीटिंग गोइंग फॉरवर्ड, because the kind of fall with what we are observing in oil
is practically not sustainable for the long term perspective. So my view is आप एक या 2 दिन के लिहाज से शॉर्ट रह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मंदी करना इन लेवल्स पे नॉट रिकमेंडेड। चलिए, तो कुणाल शाह के मुताबिक 1 से 2 दिन तक जो है आप बिकवाली की रणनीति बना सकते हैं। जो गिरावट हम देख रहे हैं वो फिलहाल ज्यादा लंबी नहीं चलती, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ ओपेक की इमरजेंसी मीटिंग होने की ज्यादा संभावना है, जिसके चलते फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से आप क्या रणनीति बनाएंगे। क्रूड में आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 2580 का टारगेट होगा, जहां पे आप स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की रणनीति बनाएंगे क्रूड में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रुपए की, जो 2 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। 66.44 का लेवल है फिलहाल। 1% की कमजोरी हम देख सकते हैं। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि डॉलर में गिरावट के बावजूद रुपया टूट रहा है। नवीन, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि डॉलर भी कमजोर है, रुपया भी साथ ही कमजोर हो रहा है। कैसे देखा जाए, किस ओर ये चीजें, ये फैक्टर्स अब संकेत कर रहे हैं? कविता, थियोरेटिकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर डॉलर वीक हो रहा है तो रुपए को भी वीक होना चाहिए, रुपए को डेफिनेटली अप्रिशिएट होना चाहिए। पर जो आज या हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, आफ्टर द चाइना devaluation stance 10 days back, around 11th or 12th of August, when they taken this particular stance of devaluing the China yuan, I think उसके चलते emerging markets में जो एक sentiments hurt हुए हैं, at the same time kind of a currency factor of getting depreciated for the emerging markets, उसी का इफेक्ट है ये लार्जली। आज हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स में भी काफी बड़ी गिरावट है। जो फ्लोज हैं, जो इनफ्लोज हैं, वो अब मुझे लगता है कि कुछ हद तक थमेंगे बाहर की कंट्रीज से इंडिया की तरफ आने के लिए। ऑल्दो इन इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया इज स्टिल द बेस्ट ऑफ द बेट्स, आई थिंक, फॉर द इकोनॉमी। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में फॉल हुआ है, वो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं हुआ है, तकरीबन 4% की गिरावट है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स देखें, अदर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक मलेशिया और इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, there the fall was higher at around 20% in their currency. So I think India is still better placed. The kind of monetary policy decisions India ने जो लिए पिछले 1-2 साल के अंदर, जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की, वो बहुत हद तक बेटर है जो 2013 के टाइम पे था, जब करेंसी डिप्रिशिएट हो रही थी टू एन एक्सटेंट ऑफ 69 रुपी पर डॉलर। तो मेरा मानना यह है कि ऑल्दो इट इज अ फंडामेंटल फैक्टर which is sacrosanct to the Indian economy and Indian markets, but overall it is an effect of the global economy which is taking a toll on Indian rupee. So today अभी जो है वो तकरीबन 66.5 का भाव है डॉलर वर्सेस रुपी। I think the maximum we can see to a level of around 67, but I'm seeing some kind of a stabilization there, consolidation. RBI may act at that particular levels, and the inherent fundamental factors are very strong for India among the emerging market packs. So I think not much of a depreciation is expected. It is just the sentiments plus the Chinese factor which is playing a critical role to make the rupee depreciative. बिल्कुल नवीन, आपने सही कहा। यहाँ पे आरबीआई के इंटरवीन करने की बात भी सामने आई है। साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज, उनका भी कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखा जाए तो रुपए में ज्यादा गिरावट की उम्मीद उन्हें नहीं है, वो गिरावट ज्यादा गहराती हुई नहीं देखते हैं। बहरहाल रणनीति के लिहाज से अगर आप चाहें तो 67 के टारगेट के साथ फिलहाल के लेवल्स पे खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं इंडियन कमोडिटीज के मुताबिक। लेकिन कुणाल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, फिलहाल आपको भी लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से रुपया और ज्यादा गिरावट की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए इसमें, और 67 के बाद आपको लगता है कि कहीं से हम रिकवरी आती हुई देखेंगे रुपए में? यस, बिकॉज हम दूसरी इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज को देखे गए, जैसे कोलंबियन करेंसी है, टर्किश लिरा है, या ब्राजीलियन करेंसी, अर्जेंटीना करेंसी, 20, 25, 30% डेप्रिसिएशन हमने देख लिया है। बट एट द सेम टाइम रुपी इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द एंटायर इमर्जिंग मार्केट की जितनी भी करेंसी है उस पर रुपी आउट परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हम देखेंगे कि हमने डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड के प्राइसेस गिर गए, गोल्ड के। कुणाल, यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ, आपको भी यही लगता है कि काफी लंबे समय तक हम गिरावट गहराती हुई नहीं देखेंगे रुपए में। लिहाजा रणनीति आपको एक बार फिर से बता दें, इंट्राडे के लिहाज से 67 के टारगेट के साथ करंट के लेवल पर एंजल कमोडिटीज की तरफ से खरीदारी की रणनीति आती हुई। फिलहाल कमोडिटी राउंड अप में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे बेस मेटल्स की और साथ ही फोकस करेंगे सोने चांदी पर भी। बने रहे।
अब रुक करते हैं बेस मेटल्स की ओर, जहां पे हम देख रहे हैं कि तेज गिरावट का रुझान जारी है। कॉपर, निकल और जिंक तमाम बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं बिकवाली ही हावी है। नवीन, आपसे मैं समझना चाहूंगी अब बेस मेटल्स में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? क्या ये गिरावट आप लंबी फैलती हुई देखते हैं तमाम बेस मेटल्स में? कविता, जैसे आपने ओपनिंग सेशन में कहा, चाइना जो है वो तकरीबन 40 से 50% का डिमांड है बेस मेटल के लिए ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में। क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी और चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डेटा, इंडस्ट्रियल डेटा इज नॉट पॉजिटिव. There are concerns about the Chinese economy itself with respect to growth. तो अगर इतनी ज्यादा एक तो खपत है 40 से 50%, और अगर वो खपत जो है वो एक अनसर्टेन हो गई है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द चाइनीज मार्केट और चाइनीज इकोनॉमी, देयर आर क्वेश्चन मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू द बेस मेटल पैक. हमने यूएस का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी देखा, जो कि अगस्त का जो फिगर आया है वो तकरीबन 2 साल के नीचे के स्तरों पर है. अनएक्सपेक्टेडली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देयर ऑल्सो इज काइंड ऑफ इन अ नेगेटिव और काइंड ऑफ अ स्लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. सो मेरा मानना यह है कि बेस मेटल में ज्यादा तेजी का तो रुख है ही नहीं. कुछ हद तक थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है पर्टिकुलरली सर्टेन कमोडिटीज के अंदर, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है बेस मेटल्स का वो मंदी का ही रहेगा, चाहे वो कॉपर हो चाहे निकल हो. तो ओवरऑल ट्रेंड फॉर द बेस मेटल फॉर मेजर कमोडिटीज वुड रिमेन डेफिनेटली बेयरिश. और इंट्राडे में भी देयरफॉर हमारी राय यही रहेगी कि अगर किसी को ट्रेड करना है इंट्राडे में तो सेल करके चला जा सकता है. कॉपर को सेल कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जिंक एंड लेड also can be sold. For copper can be sold for a target of around 324. The market on the MCX for the August month is trading at around say 330, but sell at a higher level of around 333 to 334 levels. इंट्राडे के लिहाज तमाम रणनीतियां आप अपना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा. फिलहाल हम देखेंगे गिरावट का रुझान जारी रहेगा तमाम बेस मेटल के काउंटर्स में. बात करते हैं प्रेशियस मेटल्स की, जहां पे सोने को कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है. हम देख रहे हैं डॉलर में भी कमजोरी है, साथ ही घरेलू बाजार में चूंकि रुपया कमजोर है तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं काफी फ्लैटिश सी चाल फिलहाल हमें सोने में दिखाई दे रही है. लेकिन नवीन, किस और आप सोने की चाल जाती हुई देख रहे हैं? हम देख रहे हैं तमाम काउंटर्स में यहाँ पर इक्विटी कमोडिटीज में गिरावट है, लेकिन प्रेशियस मेटल्स की बात करें कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है. अब सोने चांदी में फिलहाल क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कविता, ओवरऑल तो जैसे हमने देखा पिछले 1 साल या 2 साल के अंदर ट्रेंड बेयरिश ही था, पर जो चेंज आया वो एक तो पिछले वेडनेसडे को आया जब FOMC की मीटिंग्स रिलीज, जो पिछले जुलाई में मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स रिलीज हुई. उसमें काफी हद तक यही दर्शाया गया या मिनट्स में डिस्कशन था कि अभी जो यूएस इकोनॉमी है वो पर्टिकुलरली अच्छा, शायद इतना अच्छा नहीं बिहेव कर रही है जितना अच्छा होना चाहिए फॉर द इंटरेस्ट रेट्स टू बी हाई. एंड द सेम टाइम द कंसर्न वाज देयर विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन 2% टारगेट विद द फेड इज हैविंग, एंड द ग्लोबल मार्केट्स चाइना फैक्टर ऑल्सो हैज प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल. उसके चलते हमने देखा जो डॉलर में है वो वीकनेस आई, क्योंकि लगता ये है कि शायद सितंबर मीटिंग में हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस अक्रॉस द ग्लोब द फेड मे नॉट गो इन फॉर अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स इन दिस सितंबर मीटिंग. दे मे होल्ड दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट हाइक फॉर दिस मीटिंग. सो आई थिंक ओवरऑल इसी वजह से हमने कुछ हद तक देखा कि वीकनेस डॉलर में आती हुई, और जिसके चलते जो डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी एंड पर्टिकुलरली गोल्ड में तेजी भी है. एट द सेम टाइम एक सेफ हेवन डिमांड भी आई है कविता, क्योंकि हमने 1100 के नीचे के स्तर देखे थे अगर आप बात करें 1 महीने पहले गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट्स में. आज हम जो देख रहे हैं तकरीबन $1160 के लेवल्स देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में. तो एक तो डॉलर वीकनेस प्लस द सेफ हेवन डिमांड बिकॉज ऑफ द चाइनीज फैक्टर हैव कम इन टू प्ले. Overall trend for medium to intermediate time frame, I think, can be slightly sideways to a bullish trend because of these macroeconomic situations. But overall inflation के चलते और जो करेंसी फैक्टर है उसके चलते ज्यादा तेजी का रुख नहीं हो सकता. इंडियन मार्केट में आज भी जो हम तेजी देख रहे हैं वो पर्टिकुलरली डॉलर डिप्रिसिएशन की और रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से है, जिसके चलते हमने भाव ऊपर के स्तरों पे देखे. पर फंडामेंटल कारण जो है एक्सेप्ट फॉर द सेफ हेवन डिमांड, नथिंग इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड. इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन इंट्राडे, आई थिंक द बाइंग स्ट्रैट
strategy can be recommended at around 27,250 on the MCX. Stop loss maintain कर सकते हैं 27,000 के आसपास और टारगेट्स ऊपर के स्तरों पे तकरीबन 27,550 और 600 के लेवल्स देखे जा सकते हैं कविता। चलिए यहाँ पे 27,700 के टारगेट के साथ रणनीति फिलहाल खरीदारी की, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से ही आपको अपनाने की सलाह दी जा रही है। कुणाल, आप मुझे ये समझाएं कि सोने के तमाम फैक्टर्स आपको लगता है क्या चांदी पर भी काम कर रहे हैं? चूंकि बेस मेटल्स में हम गिरावट देख रहे हैं और फिलहाल मंदी का ही माहौल रहेगा ऐसा हम समझ रहे हैं चांदी में, तो सोने से ज्यादा गिरावट हम देखेंगे इस कमोडिटी में? Yes, absolutely. Because of the weakness in base metal complex, you will see silver के prices underperform करेंगे as compared to the gold. So, but when I say that अगर gold के prices यहाँ से $15 बढ़ेंगे, definitely अगर gold 1% बढ़ेगा तो silver at least 0.30-0.40% बढ़ेगा. So, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं करनी चाहिए. 35,800 के आसपास मुझे लग रहा है कि silver में buying करके 36,200-300 के levels के आसपास profit book करना चाहिए. That kind of strategy one should plan out. चलिए, तो फिलहाल ये रणनीति आती हुई सोने और चांदी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही समय निकालकर आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और फिलहाल कमोडिटी राउंडअप में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे ITL अपडेट, बने रहे हमारे साथ।